हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर में। और आई होप आपने दो लेक्चर्स वेक्टर्स के देख लिए हैं, है ना। आज है हमारा वेक्टर्स का, सॉरी यहाँ पे वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक। आज है हमारा वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 3। एक काम करते हैं, थोड़ा सा पेंटर बनते हैं और यहाँ पे ऐसे। चलो, मच बेटर। आज है हमारा वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 3। आई होप आपने दो लेक्चर बड़े अच्छे से देख लिए हैं और आपका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा। और आज हम करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पोजीशन वेक्टर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। और मेरी आपसे विनती है कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर करो, क्योंकि इसी से हमें ना मोटिवेशन मिलती है आपके लिए पूरा बढ़िया कॉन्टेक्ट कंटेंट तैयार करने में। ठीक, चलिए। और जिनको अभी तक नहीं पता है तो वो उनके लिए क्या जानकारी है कि ये जो चैनल है हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स इन द सेंस क्विक नोट्स जो होते हैं ना, माइंड मैप टाइप के, वो मिल जाएंगे। क्योंकि कंप्लीट नोट्स तो आपको लेक्चर के दौरान ही बनाने हैं, या लेक्चर ख़त्म होने के बाद उसको दोबारा से जल्दी जल्दी नोट कर लो। ठीक है, देख के PYQ मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जब आपके सितंबर में टेस्ट आ जाएंगे, पूरी की पूरी शीट्स आपको मिल जाएगी, है ना, जिसमें से आपका पेपर आएगा। डाउट आपके वहाँ पे सोल्व किए जाएंगे। कोई भी वीडियो पे डाउट है या तो आप यूट्यूब में कमेंट कर दो, या फिर आप इस चैनल पे लिख दो। आप सपोज करो आप कोई बुक से कर रहे हो और आपको बुक में वो क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो उस बुक से फ़ोटो खींचो और यहाँ पे डाल दो, मैं आपका डाउट सोल्व कर लूँगा। अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, तो जल्दी से जल्दी इस QR कोड को स्कैन करो। ठीक है, ये यहाँ पे कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट 1 के नाम से हैंडल है, आप सर्च कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से स्कैन करके भी आप जा सकते हो। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए, पहला है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो पता है ना, दो पॉइंट्स के बीच का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम बनाएं इसको, मान लो ये ओरिजिन है O, इससे कोई पहले यहाँ से O से A पे गए। ठीक है, फिर A से हम कहाँ पहुँच गए, B पे पहुँच गए। A से कहाँ पहुँच गए, B पे पहुँच गए। तो A से B पे जब हम जाएंगे तो A से B के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, है ना, उस चीज़ को हम देखने की कोशिश करें। तो सपोज करो एक वेक्टर है हमारा, जो है O से A तक का। ठीक है, और सिमिलरली फिर हम कहाँ गए, O से फिर B। तो A से B का, ठीक है, A से B का जो वेक्टर होगा, A से B तक का जो डिस्टेंस होगा, वो बेटा हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, समझ आया। O से A, दिस इज पोजीशन वेक्टर। A का क्या है, पोजीशन वेक्टर। O से B, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकाल लो, ये क्या है, इस पोजीशन वेक्टर B का। क्लियर। और ये AB क्या है, RAB क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ A। ठीक है, क्लियर। OA वेक्टर लिखो, या जिसको हम RA वेक्टर बोल रहे हैं, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ A। पोजीशन वेक्टर ऑफ A। OB जो है, जिसे हम RB बोल रहे हैं, वो क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B। और AB क्या है, RAB लिख सकते हो आप, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्यों नहीं यूज़ किया, तो पोजीशन वेक्टर बेटा, हम जब भी पोजीशन वेक्टर बोलते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट हमारे लिए क्या होता है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ A
ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। लिखा कैसे जाएगा इसको, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ए से हम कहाँ गए हैं, एरो हमारा इधर लगा हुआ है, ठीक है। ए से हम कहाँ गए, बी पे गए। ए से बी तक का डिस्टेंस जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँगा ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इसकी एक डायरेक्शन भी होगी, ये क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो पता है ना, कहाँ से कहाँ होती है, नॉर्मली क्लास 9th में भी पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो, हम ओ से ए, ओ से बी, इनिशियल मेरा ओ है, फाइनल मेरा क्या है, बी है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट कभी भी निकालते हैं तो वो बेटा कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल कर देते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। पोजीशन भी चलो लिख लेते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ऐसे ही निकाला जाता है। तो यहाँ पे जब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी की बात करेंगे तो वो क्या आएगा, फाइनल पोजीशन मेरी क्या है, बी पे। और बी को मैं कैसे लिखूंगा, बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, बी इज द भैया ओ से बी तक का डिस्टेंस क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, मतलब ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। इनिशियल पोजीशन क्या है मेरी, ए, ठीक है। तो आर ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये समझ आया बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्यों लिखा है, क्योंकि हम बी पे पहुंचे हैं, हमें ए ओरिजिन से ए का डिस्टेंस पता है। अभी मैं ना कोऑर्डिनेट लेता हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। मान लेते हैं ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,2,3, ठीक है। और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4,6, ऐसे कुछ, ठीक। अब अगर मैं टू आई कैप, अब इस पोजीशन वेक्टर को अगर मैं ऐसे लिखूं, टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, ये क्या है, ये ए का डिस्टेंस है, कहाँ से, ओरिजिन से। ऐसे ही थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस सिक्स के कैप, ये क्या है, ये बी का डिस्टेंस है ओरिजिन से। अब ये जो हम पूछ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये हम पूछ रहे हैं कि बी का डिस्टेंस ए से कितना है, ठीक है। आर ए बी का मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ, को यहीं से कॉपी कर लें, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और का मीनिंग क्या निकल के आएगा, डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ए, डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ए से कितना डिस्टेंस है। अभी तक हम जो लिख रहे हैं पोजीशन वेक्टर, वो किसके रिस्पेक्ट में लिखा जा रहा है, ओ के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट, इसके रिस्पेक्ट में बेटा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलो, अब आर बी वेक्टर में से आर ए वेक्टर हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस सिक्स के कैप माइनस टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, ऐसे ही था। अब सर इसमें से माइनस कैसे करते हैं, आई कैप वाले में से आई कैप माइनस कर दो, जे कैप वाले में से जे कैप माइनस कर दो, और के कैप वाले में से के कैप माइनस कर दो। ये सिमिलर है, जैसे ऐसे ही तो लिखा हुआ है, 3x प्लस फोर वाई प्लस सिक्स जे माइनस 2x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड,
ऐसे ही तो लिखा हुआ है, तो x में से x माइनस करते थे, y में से y, अभी भी हमें वही करना है। ठीक है, अभी भी हमें यही चीज़ करनी है। तो 3 - 2 i कैप, डिटेल में लिख देता हूँ मैं, 4 - 2 j कैप प्लस 6 - 3 k कैप। तो मेरा जो RAB आया वो कितना आया, i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ठीक है, ये आप क्या बोल सकते हो, डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ए, या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल दूं, पोजीशन वेक्टर। नहीं सर, पोजीशन वेक्टर नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि पोजीशन वेक्टर हमेशा हम कहाँ से लेते हैं, ओरिजिन से लेते हैं। बिल्कुल, अगर कुछ नहीं लिखा तो पोजीशन वेक्टर हम ओरिजिन से ही लिखते हैं। लेकिन अगर मैं इसके आगे लिख दूं विद रिस्पेक्ट टू ए, कि भैया ए के रिस्पेक्ट में, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बी की पोजीशन ही तो है ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर विद रिस्पेक्ट टू ए नहीं लिखा जाता, ये चीज़ नहीं लिखी जाती, तो ये गलत था। ठीक है, क्योंकि फिर बाय पोजीशन वेक्टर नॉर्मली अगर हम बोल रहे हैं तो वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही है, अगर नहीं बताया तो। अब ये भी क्या है, ठीक है। अच्छा, इसका अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड चाहिए तो तुम सिंपली निकाल सकते हो। आई वाला क्या है, 1 i कैप, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो √14, ये क्या आ गया, इसका मैग्नीट्यूड आ गया। और ये कहाँ से है, ए से। ठीक है, कहाँ से है, ए से है। और अगर इसकी डायरेक्शन चाहिए तो i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप को क्या कर दो, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मेरे हिसाब से लास्ट क्लास में सीखा था। क्लियर, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया और ये डायरेक्शन। एंड आई होप आपको दोनों ही चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, तो ये था आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आई होप समझ आ गया है। अब हम करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो, एक मिनट, चलो चलो, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। वेक्टर को अगर हमें ऐड करना है, ठीक है, वेक्टर एडिशन जो होता है वो बेटा हम 3 तरीके से कर सकते हैं। एक है हमारे पास ट्रायंगल लॉ, दूसरा है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ, और तीसरा है हमारे पास पॉलीगन लॉ। ये 3 मेथड से हम किन्हीं भी वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो आज हम ये करने वाले हैं, और ये हो गया तो बाकी के दोनों ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि उसका बेस ट्रायंगल लॉ ही है। ठीक है, क्लियर। चल, अब ट्रायंगल लॉ कहता क्या है। ट्रायंगल लॉ बेटा एक ऐसी स्टेटमेंट देता है, देखो, व्हेन टू वेक्टर्स आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर, नहीं ऐसे नहीं, इसको लिखते हैं हम, प्लेस्ड ऑन एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन एन ऑर्डर। ठीक है, देन the resultant of these two vectors
resultant of these two vectors is represented by third side of triangle in opposite order. इन ऑपोजिट ऑर्डर। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इन ऑपोजिट ऑर्डर, ठीक है, ट्राइंगल इन एन ऑर्डर। मतलब ये क्या कह रहा है समझो, कि अगर तुम दो वेक्टर्स को ऐसे रखो एक ऑर्डर में, मतलब यहां से ये खत्म हुआ, दूसरा वेक्टर यहां से स्टार्ट हो जाए, अगर ये दो साइड ट्रायंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, वो ट्रायंगल की तीसरी साइड होगा, ट्रायंगल की तीसरी साइड होगा। लेकिन किस ऑर्डर में, ऑपोजिट ऑर्डर में। मतलब आप ऐसे जा रहे थे, फिर आप ऐसे गए, ऑर्डर में तो ये हो जाता, ऑपोजिट ऑर्डर क्या होगा, ये चीज़ ऐसे, ठीक है ना। देखो यार, एक ये ऐसे गई, फिर आप ऐसे गए, फिर आप ऐसे चले जाते, तो ये आपने तीनों एक ऑर्डर में बना दिए। ऑपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या है, ऑपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या है, ऐसे, ठीक है, क्लियर है। मैं अभी इसको और अच्छे से एक काम करते हैं, दोबारा देखते हैं, और इस बार हम ज्योमेट्री का यूज़ कर लेते हैं। चलो, अगर ये एक वेक्टर है और ऐसे ही एक और दूसरा वेक्टर है, जिसको हमने एक ऑर्डर में रखा है, अब तो ऑर्डर दिख रहा है, तो एक तीसरा वेक्टर और होगा, ठीक है, तीसरा वेक्टर और होगा, तीसरी साइड जो बनेगी ट्रायंगल की, वो अगर इनके ऑपोजिट ऑर्डर में बना दो, तो ये इसके रिजल्टेंट के बराबर होगा। मीन्स इफ दिस इज वेक्टर ए, ठीक है, इफ दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दोनों सेम ऑर्डर में है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, जिसे हम आर वेक्टर भी लिखते हैं, कैसे लिखा जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो भाई, ए वेक्टर में बी वेक्टर आप ऐड करोगे तो आपको एक वेक्टर ही तो मिलेगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, ये भी क्या होगा, एक वेक्टर होगा। अब ये भी एक वेक्टर है, तो इसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी एक डायरेक्शन। बताओ, क्या ये चीज़ क्लियर है, क्या ये चीज़ क्लियर है, ठीक है, क्योंकि भाई ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो इन दोनों को ऐड करके जो आएगा वो भी तो वेक्टर ही होगा, है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यूनिट एंड डायमेंशन, सेम क्वांटिटी को ही आप ऐड कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो, तो वेक्टर वेक्टर की तो बराबर होगा ना, दो वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर की तो बराबर आएगा बेटा। बताओ, इतनी चीज क्लियर है। और सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ठीक है, ऑर्डर समझ लेते हैं और रिजल्टेंट समझ लेते हैं। जैसे एक वेक्टर ए, ये एक वेक्टर बी, ये ऑर्डर में लगे हुए हैं, एक ऑर्डर में है, बिल्कुल है, तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो कैसा बनेगा, ऑपोजिट ऑर्डर में बनेगा। रिजल्टेंट जो बनेगा वो ऑपोजिट ऑर्डर में बनेगा, ठीक है, क्लियर है। चलो एक और देख लेते हैं। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर,
क्या ये ठीक है? नहीं, ऑर्डर में अभी तो लग नहीं रहा है ना। तो फिर इसको ऑर्डर में कैसे लेके आएं? ऑर्डर में लेके आने के लिए हम क्या करें? पैरेलल शिफ्टिंग करें, क्योंकि आती है ना हमें। ऐसे हो जाएगा। अब एक इधर जा रहा है, जरूरी थोड़ी ऊपर ही जाए, नीचे जा सकता है। अब इन द ऑर्डर तो ऐसे हो जाएगा। अब आपको रिजल्टेंट बनाना सीखना है। ऐसे करोगे तो रिजल्टेंट भी सेम ऑर्डर में आ जाएगा, लेकिन रिजल्टेंट हमारा आना कैसा चाहिए? अपोजिट ऑर्डर में। तो ये हमारा क्या होगा? आर वेक्टर। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, वेक्टर्स को बनाया जाता है और उनके रिजल्टेंट को शो किया जाता है। पहले तो आइडेंटिफाई करना सीखो कि कैसे हम बनाते हैं। सेम ऑर्डर में होना चाहिए और क्या होना चाहिए? ऑपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। कैसे पहचानना है कौन किसका रिजल्टेंट है? ठीक है ना। अगर सपोज करो ऐसा तुम्हें दे दें, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, एस वेक्टर, तो इन तीनों के बीच में मैं क्या रिलेशन लिख सकता हूँ? मैं ये लिख सकता हूँ ना, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू एस वेक्टर। या मैं ऐसा लिखूँ, पी वेक्टर प्लस एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर। या फिर क्यू वेक्टर प्लस एस वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर। समझ आया मैं क्या कहने की कोशिश करूँ? पहले तो आइडेंटिफाई करना सीखो कि ट्रायंगल लो लगता कैसे है। ट्रायंगल लो कैसे पहचानूंगा मैं कि ट्रायंगल लो मुझे कहाँ लगाना है? दो का ऑर्डर क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। और तीसरे का ऑर्डर क्या रहना चाहिए? अपोजिट रहना चाहिए। रिजल्टेंट हमेशा अपोजिट ऑर्डर में आएगा। तो अपोजिट ऑर्डर यहाँ पे एस का है, तो मतलब पी और क्यू को जोड़ के क्या आ सकता है? यहाँ पे एस आ सकता है। ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब जैसे यहाँ पे हमने इसकी बात की कि भैया आर जो आएगा हमारा, आर का क्या होगा? एक मैग्नीट्यूड भी होगा और आर का क्या होगा? एक डायरेक्शन भी होगी। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? ठीक है, ये निकालना सीखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब हम ये आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? इस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर ये तो थोड़ा भाई राइट एंगल ट्रायंगल सा बन रहा है, इसको रहने देते हैं। ये शिफ्ट नहीं होएगा। ओके ओके, चलो फिर हमारे हाथ ही काम आएंगे। एक वेक्टर ए, और चीज़ें हैं इसमें। ये कहाँ से बढ़िया बन जाएगा अब? एक वेक्टर हमारा ए हो गया। एक वेक्टर हो गया। और तो छोटा पड़ गया है यार। अरे कमाल हो गया भाई, ऐसे क्यों मजाक कर रहे हो यार ऐसे? अब हो जाना चाहिए। ओह, बहुत मुश्किल था ये तो। ये टेक्नोलॉजी।
एक वेक्टर हमारा ऐसे हो गया ए वेक्टर, एक वेक्टर हमारा ये हो गया बी वेक्टर। सेम ऑर्डर में है तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ऑपोजिट ऑर्डर में आए, सॉरी सेम ऑर्डर में लग गया तो ऑपोजिट ऑर्डर में हमारा क्या आएगा रिजल्ट। दिस इज आर वेक्टर, जो क्या होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है वो इनकी डायरेक्शन के बीच में होता है ना। जी सर। तो अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं तो ये जो मेरा एंगल होगा ये ए और बी के बीच का एंगल होगा, बिल्कुल। और यहाँ से एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, क्लियर। अब एक चीज़ और देखो, ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड मैंने लिया ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने लिया बी, और ऐसे ही आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं क्या लेके चलूँगा आर। तो यहाँ पे नामकरण कर देते हैं इनका के एल एम, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप होके एन, ठीक है। तो हमें जो निकालना है वो के एम निकालना है, के एम की लेंथ निकालनी है। अब के एम की लेंथ कैसे आएगी, कुछ भी नहीं लग रहा। हम बड़े वाला ट्रायंगल दे देखो, के एम एन वाला ट्रायंगल देखो, के एम एन वाला ट्रायंगल देखो। अभी देखो ये ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं लगाऊं, सिंपल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री है। इस छोटे वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल एम एन एल में, अगर मैं कोस थीटा लगाता हूँ, कोस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या हो जाएगा एल एन, हाइपोटेन्यूज मेरा क्या हो जाएगा एम एल। तो यहाँ से मुझे बेस की वैल्यू निकल सकती है मेरी, एल एन इज इक्वल टू एम एल कोस थीटा, और एम एल की वैल्यू क्या है बी है, तो ये क्या हो गया बी कोस थीटा। मतलब ये वाली जो लेंथ आई मेरी, ये कितनी आई बी कोस थीटा। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या है ए, क्योंकि इसकी लेंथ ए हमने मानी है। सिमिलरली अगर मैं साइन थीटा लगाता हूँ, साइन थीटा क्या आएगा एम एन अपॉन एम एल। तो यहाँ से एम एन की वैल्यू आ जाएगी एम एल साइन थीटा, मीन्स बी साइन थीटा। तो ये वाली मेरी लेंथ आ गई बी साइन थीटा। बताओ इतना क्लियर है, ठीक है। चलो अब पाइथागोरस का यूज़ कर लो यार। अब तो हमारे पास सिंपल एक बड़े वाला ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल के एन एम, इसमें आर स्क्वेयर इज इक्वल टू, ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं के एम का स्क्वेयर इज इक्वल टू के एन का स्क्वेयर प्लस एम एन का स्क्वेयर, ऐसे लिख सकते हैं। के एम क्या है आर का स्क्वेयर, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड आर ले लूँ, के एन क्या बनेगी के से लेके एन तक, यहाँ से यहाँ ए प्लस बी कोस थीटा, तो ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एम एन बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से और यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा बी स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये आया मेरा आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ठीक है। आई नो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, अभी इन चीज़ों का मतलब मैं क्लियर करने वाला हूँ कि ये हमने किया क्या है।
तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या आ गया, ये आ गया। क्लियर। अब डायरेक्शन अगर निकालनी है, रिजल्टेंट का अगर मैं एंगल मान लेता हूँ अल्फा फ्रॉम ए वेक्टर, अल्फा क्या है, एंगल ऑफ आर वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर, और ये इसकी डायरेक्शन ही होगी। ठीक है, याद करो मैंने बताया था डायरेक्शन को हम एंगल से भी बता सकते हैं। तो अगर इस बड़े वाले ट्रायंगल में, जिस ट्रायंगल में हमने रिजल्ट वो मैग्नीट्यूड निकाला है, वहीं पे अगर मैं टेन अल्फ़ा निकाल लूँ, टेन अल्फ़ा मेरा क्या बनेगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, एंगल भी निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप एंगल भी निकाल सकते हो, मीन्स डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हो। क्लियर हो गई दोनों चीज़ें। तो ये आया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, और ये आई हमारे पास डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, क्लियर है। चलो अब एक समरी मैं दे देता हूँ। समरी के लिए, अगर हमें दो वेक्टर ऐड करने हैं तो उनको ऐड करके क्या आएगा, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो वेक्टर को ऐड करके हमें क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा। अब कोई भी वेक्टर होता है तो उसका एक मैग्नीट्यूड होता है और एक क्या होती है, डायरेक्शन होती है। अब मैग्नीट्यूड जो आया, क्योंकि ए प्लस बी को ऐड करके क्या आ रहा है, आर आ रहा है, मैग्नीट्यूड जो आएगा वो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कोस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एंड आर कैप क्या आएगी, आर कैप आएगी हमारी टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, यहाँ से फर्दर आप एंगल अल्फा है ना हमारा, डायरेक्शन तो हमारी अल्फा है, तो इसको अभी आपने सीखा नहीं है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ए प्लस बी कोस थीटा। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी आ गया और रिजल्टेंट भी, डायरेक्शन भी हमारी आ गई। तो ये थी हमारी समरी कि दो वेक्टर को ऐड करते हैं हम ट्रायंगल लो लगा सकते हैं। अब ट्रायंगल लो, ठीक है, ट्रायंगल लो जो लगता है उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है, आ जाओ, ये स्लाइड है। कि आपको पहचानना आना चाहिए कि मुझे ट्रायंगल लो लगाना है तो किन दो चीज़ों के बीच में लगाना है। ठीक है, ट्रायंगल लो लगाना है तो किन दो चीज़ों के बीच में मुझे लगाना है, कैसे मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी साइड से मेरा रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आगे ज़्यादा ज़रूरी हो जाएंगी। अब इस पे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे एक्सपोज करो, एक वेक्टर ये है 2 न्यूटन और एक वेक्टर ये है 2 न्यूटन, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा। अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अगर मैग्नीट्यूड हम देखें तो मैग्नीट्यूड निकलता है हमारा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कोस थीटा। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी वेक्टर हो गया। तो ए का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × 2 थीटा, इन दोनों के बीच में, सर ये तो पैरेलल है, पैरेलल के मीन्स एंगल ज़ीरो, तो कोस ऑफ 0 डिग्री। ये क्या आ गया हमारा, 4 और 4 8, और ये कितना आएगा, 2 और 4 6 और ये 8 8।
8 और 8 कितना हो गया, 16, √16। ठीक है, √16 न्यूटन, इन दोनों को ऐड करके ये आएगा। क्लियर। अब सपोज करो दूसरा एग्जांपल, अगर ये दो वेक्टर, मतलब एक ऐसे हो 2 न्यूटन और एक ऐसे है 2 न्यूटन, तो अब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा। तो ट्रायंगल लॉ लगा लो, ट्रायंगल लॉ अभी लगेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि ये सेम ऑर्डर में है ही नहीं है। तो पहली चीज़ तो इन्हें क्या करो, सेम ऑर्डर में लेके आओ। अब सेम ऑर्डर में लेके आने के लिए मुझे इसे यहाँ पे ऐसे रखना पड़ेगा। सर आपने ऐसे कैसे रख दिया, पैरेलल शिफ्टिंग। कैसे रख दिया, पैरेलल शिफ्टिंग से। अब इनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे आएगा कुछ। ठीक, क्लियर। तो अब हम निकाल सकते हैं रिजल्टेंट आर। आर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा अंडर रूट। फिर से 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × 2 कोस 90, और कोस 90 क्या होता है, 0। तो ये वाली टर्म हो गई 0। हमारे पास क्या बचा, √8। ठीक है, जिसको 2√2 न्यूटन आप लिख सकते हो। समझ आया। ऐसे ही हम किसी का भी निकाल सकते हैं, अगर दो वेक्टर पता है, अगर हमें उनके बीच का एंगल पता है। ठीक है, अगर हमें उन्हें बीच का एंगल पता है उनके बीच का, तो हम किसी का भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हैं। आप डायरेक्शन निकालना चाहो डायरेक्शन भी निकाल पाओगे। ठीक है, यहाँ पे अल्फा निकालें, टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2/2 1। तो टेन अल्फा की वैल्यू क्या आई 1, तो अल्फा कितना आया 45 डिग्री, क्योंकि 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, टेन 45 लिख सकता हूँ। अभी आपको ये पता है, कंपेयर करोगे अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आएगी बेटा, 45 डिग्री। ठीक है, मतलब ये आर वेक्टर जो है ये 45 डिग्री पे है ए वेक्टर से। ये ए ले लिया हमने, ये बी। चलो मेरे हिसाब से क्लियर है। इसी चीज़ को रिवाइज कर लो, आगे मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, फिर कल पैरेललोग्राम लो भी हम करेंगे। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दो।